नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी हिंदी समझ पाए। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर जो दिल्ली में हुआ, उस संबंध में कुछ बोलना मुझे आवश्यक लगता है। जब बच्चा था, 60 साल 65 साल पुरानी बात है, हम छोटे बच्चे थे, तब मैंने एक स्लोगन सुनी थी। मेरा बचपन मुंबई के लालबाग परेल एरिया में गया है, जो कम्युनिस्टों का अड्डा माना जाता था। मुंबई में कम्युनिस्टों की ताकत जो मिल एरिया था, टेक्सटाइल मिल का एरिया था, उसमें थी। और उसमें जो घोषणाएं दी जाती थी, उस घोषणा में एक घोषणा ऐसी थी कि जो मुझे आज 60-65 साल बाद याद आई है। मांग रहा है हिंदुस्तान, लाल किले पर लाल निशान। ये बचपन में हमने 60-65 साल पहले सुनी हुई स्लोगन है। उस वक्त आज जैसे दो कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक ही था। और वो लोग जो स्वतंत्रता हमें मिली है, उस पर भरोसा नहीं करते थे। वो बोलते थे कि ये पूंजीपतियों की स्वतंत्रता है, ये फ्रीडम पूंजीपतियों का, कैपिटलिस्ट का है। कष्टकरी मेहनत करने वाले गरीब, इनका ये स्वातंत्र्य है ही नहीं। ये स्वतंत्रता पूंजीपतियों की है, जो गरीबों को चूसते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसलिए रिवॉल्यूशन लाना है और देश का सम्मान जहां होता है, उस लाल किले पर जिस दिन इनकलाब होगा, उस दिन लाल झंडा फहराया जाएगा, ये बात बोलते थे। आज जब लाल किले पर किसान आंदोलन के लोग घुस गए और उन्होंने बड़ी हिंसा की, आगजनी की, और फिर लाल किले तक जाकर उन्होंने तिरंगा होते हुए बाजू के एक मीनार पर एक झंडा, अलग सा झंडा फहराया, वो देखकर मुझे 60-65 साल पुरानी बात याद आ गई। क्यों याद आ गई? क्योंकि पहले से बोला जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे कम्युनिस्ट लोग हैं, वामपंथी जो होते हैं, वो जानबूझकर ये कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब में पहले से वामपंथियों का एक धड़ा है, हरे कृष्ण सुरजीत, जो मार्क्सिस्ट पार्टी के देश के सबसे नेता बने थे 90 के दशक में, 20वीं सदी के आखिरी में, वो पंजाब के ही थे। तो एक धड़ा कम्युनिस्टों का वही वहां भी है। और एक बात बता दूं, जब भिंद्रनवाले और खालिस्तान का मामला हुआ था, तो भिंद्रनवाले एक धर्मगुरु थे, और उन्होंने जो खालिस्तान का आंदोलन चलाया, वो आंदोलन खड़ा करने वाला, उसको ऑर्गेनाइज करने वाला उनका कोई भतीजा था, परमिंदर सिंह वगैरह, ऐसा कुछ नाम है, मुझे अभी पूरा याद नहीं। लेकिन वो भी बेसिकली माओइस्ट था। मार्क्सवादी कम्युनिस्टों की जो एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया संगठन का ये कार्यकर्ता था, जिस ढंग से आज टुकड़े टुकड़े गैंग बोली जाती है, उस वक्त के जो जवान लड़के वामपंथियों के थे, उनकी जो टुकड़े टुकड़े गैंग थी, वो शब्द तो ये नहीं थे, लेकिन एसएफआई में ही भिंद्रनवाले का भतीजा था। जब भिंद्रनवाले का आंदोलन तूल पकड़ रहा है ऐसा दिखाई दिया, तब ये उनका भतीजा एसएफआई में था, वो आके भिंद्रनवाले को मिल गया, और उसने नक्सलाइट मूवमेंट के बहुत सारे जो उनके सहकारी थे, साथी थे, उनको भिंद्रनवाले के आंदोलन में लाके खड़ा कर दिया। और उन्होंने जो आंदोलन मनाया वो खालिस्तानी आंदोलन था। ठीक उसी ढंग से ये जो किसान आंदोलन कानून के खिलाफ खड़ा हो गया, उसमें एक एक करके नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट आके मिल गए। और एक बात आपको समझ लेनी चाहिए
कि खालिस्तानी आंदोलन खड़ा होने तक, उसका जड़ पकड़ी जाने तक माओइस्ट ये जंगल में रहते थे और चोरी छुप के हमला करने वाला आंदोलन चलाते थे, हिंसा का आंदोलन चलाते थे, इसलिए उनको जंगल के राजा बोला जाता था। लेकिन आज जो अर्बन नक्सलाइट शब्द यूज किया जाता है, वो अर्बन नक्सलाइट का जो मामला शुरू हुआ वो खालिस्तान के आंदोलन से शुरू हुआ। क्योंकि खालिस्तान का आंदोलन ये शहर में, बस्ती में होने लगा। जंगल में चोरी छुपे होने वाले जो आदिवासियों में होने वाले आंदोलन थे, उसको शहर में, बस्ती में लाने का काम खालिस्तान के लोगों ने किया था और उसमें बहुत भारी संख्या में नक्सलाइट लोग, माओइस्ट लोग आके मिल गए थे और उससे खालिस्तानी आंदोलन शुरू हो गया। वो निपटने के लिए मिलिट्री बुलाई गई थी। तो आज जो हम सरेआम अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, वो शब्द खालिस्तानी आंदोलन से शुरू हो गया, क्योंकि शहरी इलाके में नक्सलाइट और माओइस्ट पहुंच गए थे। तो इस किसान आंदोलन में पहले से ये लोग चोरी छुप के आ गए थे। फिर उनको कनाडा में बैठे, अमेरिका में बैठे लोगों की मदद हुई, वो कुछ कर रहे थे। पाकिस्तान की हेल्प शुरू हो गई। पुलिस, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है कोई या आईजी है, उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि पाकिस्तान में 400 से ज्यादा ट्विटर हैंडल शुरू हो गए इस आंदोलन को जोर देने के लिए, बल देने के लिए। तो कहने का मुद्दा यही है कि खालिस्तान के पीछे भी पाकिस्तान था, उसी ढंग से नक्सलाइट मूवमेंट भी थी। इस आंदोलन में शुरू से ये लोग घुस गए। शुरू से जो लोग पिछले 10-20 साल में शहरों में, यूनिवर्सिटी में, विद्यापीठ में दबे बैठे प्रोफेसर बने बैठे हैं, इस माओइस्ट के हितचिंतक है, वो सब बार बार ऐसी आंदोलन में, शाहीन बाग का आंदोलन हो, लोकपाल का आंदोलन हो, उसमें घुस जाते हैं। ये भी किसान आंदोलन में घुस गए थे। तो उसी ढंग से ये लोग घुस गए। और ये नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में जब दलित पैंथर का आंदोलन तूल पकड़ा हुआ था, तो उसमें भी कम्युनिस्ट घुसे थे। आज भी आपको तेल तुंबड़े वगैरह, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव जो हो गया, उसमें कौन घुसे थे? भीमा कोरेगांव में आरोपी किसको बनाया गया? अगर आप वो देख ले तो आपको समझ में आएगा कि भीमा कोरेगांव के बाद यही तो इनको महाराष्ट्र में करना था। हुआ नहीं, वो बात अलग है। शाहीन बाग के बाद वही तो करना था, उतना हुआ नहीं। लेकिन किसान आंदोलन शुरू होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें इकट्ठा हो गए थे। तो गणतंत्र के दिवस पर जो दिल्ली में हिंसा शुरू हो गई, जो तय किया हुआ रास्ता था वो तोड़कर, छोड़कर जो लोग दिल्ली में घुस आए, पुलिस पर हमले किए, पत्रकारों पर हमले किए, लोग कौन हैं? आज किसान आंदोलन के नेता बोलते हैं हमारा उससे संबंध नहीं, ये कोई असामाजिक तत्व हमारे आंदोलन में घुस गए थे। तो महीना 2 महीने से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें खालिस्तानी घुस गए, इसमें अर्बन नक्सलाइट घुस गए। तब किसान आंदोलन के नेता बोल रहे थे नहीं नहीं, हमारे में ऐसा कोई नहीं है, हमको बदनाम करने के लिए हम पर खालिस्तानी या अर्बन नक्सलाइट का लेबल लगाया जाता है। जब आगजनी हुई, दंगा हुआ, हिंसा हुई, तब जिम्मेदारी उठाने का समय आया। तब ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये असामाजिक तत्व है। तो आप में घुसकर ये लोग कुछ कर रहे थे, तब आपने उनको रोका क्यों नहीं? जब पुलिस ने कहा कि इसमें अर्बन नक्सलाइट आए, उसमें खालिस्तानी घुसे हैं, तो आपने कुछ आवाज क्यों नहीं उठाई? पुलिस को बुलाते
और बोलते कि ढूंढ निकालो, हम भी दिखाते कुछ है ऐसे तत्व। वो नहीं किया, उल्टे उनका समर्थन किया। उनको बचाने के लिए किसान नेता ही आगे आए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये स्वतंत्र देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद तब से वामपंथियों का ये नाटक चल रहा है। किसी भी मामले का, किसी भी सवाल पर, किसी भी इशू पर आंदोलन छिड़ जाता है तो ये उसमें घुस जाते हैं वामपंथी, और उस आंदोलन में अपना एजेंडा घुसाते हैं। आज भी देखिए, आंदोलन किसानों का है, उसको फाइनेंस कर रहे हैं तो बिचौलिए दलाल अड़ते जो है वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? वो सब के सब आपको वामपंथी दिखेंगे। हम उनको खालिस्तान का नाम दे, कोई बात नहीं। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि नक्सलाइट नाम आगे आए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वामपंथियों का नाम आए। झंडा किसी का भी हो, एजेंडा इनका रहेगा। झंडा खालिस्तान का हो, झंडा सिख धर्मगुरु का हो, झंडा लोकपाल का हो, अन्ना हजारे का हो, ये उसमें घुस जाते हैं और एजेंडा अपना घुसाते हैं। ये मामला झंडा और एजेंडा उनका मिक्सचर हो गया। जो हिंसा हुई क्योंकि एजेंडा अपना लेकर जो लोग घुसे थे, उन्होंने आखिरी में झंडा दिखाया दूसरा, लेकिन एजेंडा जो है वो बहुत पुराना है और ये लाल किले तक घुस गए। जो हम बच्चे थे, स्कूल के स्टूडेंट थे, तब हम जो स्लोगन मुंबई में सुनते थे वामपंथियों की, मांग रहा है हिंदुस्तान, लाल किले पर लाल निशान, वो एजेंडा उन्होंने सच करके दिखाया। तिरंगे के सामने उन्होंने अलग एक झंडा फहरा के दिखाया लाल किले पर। और इसलिए मुझे वो 60-65 साल पुरानी घोषणा याद आ गई। उसका पीछे जो साजिश थी वो सिंपल थी, झंडा किसी का भी हो, एजेंडा हमारा रहेगा। झंडा खालिस्तान का हो, झंडा किसान आंदोलन का हो, झंडा लोकपाल का हो, झंडा दलितों का, पिछड़ों का, भीमा कोरेगांव का हो, एजेंडा हमारा रहेगा। एजेंडा वामपंथियों का रहेगा। ये बड़ी साजिश है और आज ये खत्म नहीं होगी। किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर किसी आंदोलन में वही एजेंडा आगे लाया जाएगा, क्योंकि झंडे का मतलब नहीं, एजेंडे से मतलब होता है। इसलिए कोई भी आंदोलन करे उसको सावध रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। झंडा हमारा है तो एजेंडा भी हमारा होना चाहिए। एजेंडा वामपंथियों का और नक्सलाइट का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अभी यहां रुकता हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से, इसी शैली से जो घटना होती है उसके अलग अलग पहलू आपके सामने रखता है, उसको अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी कोई ख्वाहिश हो तो जरूर मुझे नीचे लिखा हुआ जो मेरा ईमेल है bhau48@gmail.com, उस पर आपका मैसेज भेजें। नमस्कार।